Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at home. Children, we have discussed the solution. Okay, and in solution, what we have discussed about the solubility. In the previous lecture, we have discussed about the solubility and the factors which affect the solubility. Okay, अब हम एक नए पार्ट पे हैं, that is called the vapor pressure of liquid. ठीक है, solutions. जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं उनके वेपर प्रेशर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, और बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन बनता कब है? द लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड. जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो. ठीक है, तो आपका लिक्विड सॉल्यूशंस बनते हैं. और जो सॉल्यूट उसमें हम ऐड कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना. तो सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस सेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड. यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड हो, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूट हो एक लिक्विड हो और दूसरे वाले में क्या हो, सॉलिड हो. ठीक है, तो सच सॉल्यूशन में कंटेन व्हाट, वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स. ठीक है ना. वॉलेटाइल, व्हाट इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल कंपोनेंट बेसिकली है. वॉलेटाइल आपका जो है इस तरह के कंपोनेंट ऐसे अब मैंने कई बार आपको बताया भी, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है ना, कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, है ना. आपका इसमें जो आपका जो मैंने अभी बताया, जो सॉल्यूशंस अभी आपको बताया कि इसमें एक या एक से ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तो जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है ना वो वॉलेटाइल होता है, लेकिन जो सॉल्यूट हम ऐड करेंगे वो मे और मे नॉट, वो हो भी सकता है वॉलेटाइल और नहीं भी हो सकता है. वोलेटाइल का मतलब आपको पता ही है. ठीक है, जो लिक्विड के साथ साथ क्या वेपर फेज में भी क्या एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, वही आपके जो है वोलेटाइल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे. हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं. एक तो है लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है सॉलिड्स इन लिक्विड्स. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस. व्हाट डू मीन बाय बच्चों लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और आपका सॉल्यूट भी क्या हो, लिक्विड हो. गॉट इट. चलो, तो हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं. ठीक है, और एक को हम जो दो कंपोनेंट हैं, एक को हम 1 और दूसरे को 2 से सपोज डिनोट करते हैं. एक हम क्लोज्ड वेसल लेंगे. ठीक है ना, और व्हेन वी टेक अ क्लोज्ड वेसल बोथ द कंपोनेंट्स वुड इवेपोरेट. ठीक है, दोनों इवेपोरेट होंगे क्योंकि वॉलेटाइल है. ठीक है, और इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा. ठीक है, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में. ठीक है, तो हमने मान लिया कि सपोज दैट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल. ठीक है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी. ठीक है, पी टोटल मान लेंगे उसको. ठीक है, और P1 एंड P2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा दोनों कंपोनेंट्स का, है ना. और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये जो पार्शियल प्रेशर्स हैं ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, है ना. तो हम सपोज दैट हम मान लेंगे कि एक x1 हो जाएगा, दूसरा x2 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे मोल फ्रैक्शन हो गए. और उस समय मैं आपको बताऊं कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंकोइस मार्ट राउल. ठीक है, 1886 में इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया दोनों के बीच में. क्या था वो रिलेशनशिप? उसी रिलेशनशिप को हम लोग राउल्ट्स लॉ बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ व्हाट ही स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो वॉलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, तो उसके लिए ये लॉ था. उन्होंने क्या बताया, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component, remember, the partial vapor pressure of each component of the solution is what, directly proportional to its mole fraction present in the solution. simple है. ठीक है ना बच्चों, कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन. ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉ वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए है, रिमेंबर. ठीक है, तो कंपोनेंट 1 के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1. ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 नॉट एक कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, ये क्या है P1 नॉट, यहाँ पे जो P1 नॉट है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1. ठीक है, यानी जो कंपोनेंट 1 है उसका जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर है.
उसी टेम्परेचर पे। इसी प्रकार से हम कंपोनेंट 2 के लिए भी कर लेंगे क्या, P2 इज इक्वल टू व्हाट, P0 टू x2। ठीक है, यहाँ पे P2 नॉट क्या है, P2 नॉट ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 2 का। अब बच्चों अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन फेज में, कंटेनर में, ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पढ़ा था ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी जो टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर will be the sum of the partial pressure of the component of the solution. And see, you can show, you see here it is given here, P total is equal to P1 plus P2। ठीक है, अब P1 और P2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x1 P1 नॉट, और P2 की जगह लिख सकते हैं x2 P2 नॉट। ठीक है, थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हमको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, वैल्यूज को रीअरेंज करा हमने तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। और फिर से थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, इन द ब्रैकेट एंड इट इज x2। तो ये हमारे पास जो दो तीन हमारे ये जो इक्वेशन निकल के आए, ठीक है, डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ को हमने क्या किया, एक तरीके से कोरिलेट किया, और इससे ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स निकल के आए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आप लगाएंगे। तो ये जो 2.16 जो इक्वेशन आई है हमारी कि P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाई x2, इससे कुछ कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वो कंक्लूजन्स है देखते हैं। इससे पहली चीज ये पता चल रही है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में, इट कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी वन कंपोनेंट। ठीक है, यानी द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के साथ क्या कर सकते हैं, जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन को, उसको आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। रिमेंबर, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो क्या करता है, जो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है उसके साथ लीनियरली वेरी करता है। अभी हम ग्राफ भी देखेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। थर्ड कंक्लूजन ये है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। कब, व्हेन द विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, यानी कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन में जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलो एक यहाँ पे प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट जो है वो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो डैश्ड लाइन है 1 एंड 2, डैश लाइन देखो जरा, ये डैश लाइन 1 है और ये डैश लाइन 2 है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, P1 एंड P2, समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड आपको पता है कि ये P1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1 और x2 के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो इसलिए ऊपर देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है वो थर्ड लाइन के द्वारा मार्क किया गया है फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लॉट है P1 और P2 का मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, ये एक लीनियर प्लॉट देता है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन्स है 1 एंड 2, ये दे पास थ्रू द पॉइंट्स फॉर विच द x1 एंड x2 आर इक्वल टू द यूनिटी। ठीक है ना, और इसी प्रकार से जो प्लॉट थर्ड है, यानी जो P टोटल है, ये आपका x2 के प्रति क्या है, लीनियर है, और जो मिनिमम वैल्यू है P टोटल की वो P1 नॉट है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, P2 नॉट। और अगर हम ये मान लें, अगर हम ये एज्यूम करें बच्चों कि जो कंपोनेंट 1 है इट इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2। ठीक है, एज्यूमिंग द कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2, दैट इज P1 नॉट इज लेस देन व्हाट, P2 नॉट। ठीक है, तो इस तरीके का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम with the solution is determined by the partial pressure of the component। जो आपके किस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर फेज का आपका जो कॉम्पोजिशन होता है ना सॉल्यूशन में, वो आपका पार्शियल प्रेशर डिटरमाइन करता है कंपोनेंट्स के। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स 1 एंड 2। ठीक है,
अब अगर हम बच्चों ये मान लें कि y1 कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है और y2 कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में, तो अगर डाल्टन लॉ का जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है उसका यूज़ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 P टोटल और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 P टोटल। जनरली अगर लिख सकते हैं PI इज इक्वल टू YI P टोटल। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डाल्टन्स लॉ इसको जो है थोड़ा सा रिलेट किया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है सी एग्जांपल द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन इज गिवन। इस टेम्परेचर पे 200 mmHg एंड 415 mmHg कैलकुलेट करना है आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ठीक है, बाय मिक्सिंग। कब? जब आप 25.5 ग्राम ऑफ CH3L3 और 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 इस कैल्विन पे आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा आपको मोल फ्रैक्शन बताना है ईच कंपोनेंट का। तो बच्चों देखो सबसे पहले मोलर मास निकाल लेंगे दोनों का। तो CH2Cl2 ठीक है, यानी डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास 85 ग्राम पर मोल और इसका क्लोरोफॉर्म का आपका हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। जब आपको मोलर मास आ गया तो आप यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों के मोल्स आपने देखे निकाल लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे फॉर द फॉर्मूला एंड देन आफ्टर यू जब आप यहाँ से आपके मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या है? P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट आउट द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का आप कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन ईजी हैं और आप लगा भी सकते हैं। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में, देखें क्या रिलेशन है बच्चों। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। व्हाट इज इट? इज PI इज इक्वल टू x इंटू PI नॉट। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ये। और बच्चों आपको पता है इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरी लॉ। अगर गैसेस, हमने गैसेस के बारे में, गैसेस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर सॉल्यूशन में एक काक पर लिक्विड, एक जो है क्या है सॉल्यूट अगर गैसियस फॉर्म में, तो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, हमेशा वोलेटाइल रहेगा वो, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू KHX। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। और अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉज के लिए, तो व्हाट विल गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है, विल सी दैट इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, है ना। ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम P1 नॉट। दोनों में लगभग सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पे हेनरी लॉज में KH था, कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ पे P1 नॉट है। इसलिए जो राउल्ट लॉ है ये एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, ठीक है, जिसमें आपका KH की जो वैल्यू है वो P1 नॉट के क्या है, इक्वल है ना। तो ये लगभग दोनों सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अभी हम लिक्विड सॉल्यूशन देख रहे थे, अब हम यहाँ पे सॉल्यूट आपको सॉलिड होगा और हम लिक्विड में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्लास है सॉल्यूशन की, जिसमें सॉलिड आपका डिसॉल्व होता है किसमें, लिक्विड में। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ठीक है ना, ये सब के सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और आपका जो आयोडीन और सल्फर है ये डिसॉल्व होता है आपका कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी CH2 में, है ना। तो आपको पता है ये जो सॉल्यूशंस होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर, है ना। तो बच्चों आपने यूनिट 5 जो क्लास 11th में आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि दैट लिक्विड at a given temperature vaporize and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapor of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर वो होता है कि जब आप लिक्विड को हीट करते हो और जब वो वेपराइज होता है तो उनके वेपर्स के द्वारा उस लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है वही क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर होता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे जो है 1 मोल सॉल्वेंट है और 1 मोल क्या है आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखो अगर
इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, है ना। अगर यहाँ पे प्योर लिक्विड की बात करेंगे तो पूरा का पूरा सरफेस आपको कौन ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और अगर इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, बी वाला पार्ट देखो, ठीक है, इसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल, क्या रखना, वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, है ना, क्योंकि आपका सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपराइज होगा नहीं, जब वो वेपराइज नहीं होगा तो वो कोई वेपर प्रेशर लगा नहीं पाएगा। लेकिन आपका सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा है, वेपर फेज में आ रहा है, फर्स्ट वाले में देखिए, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ यानी जो सरफेस है उस पर क्या लगाएगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, है ना। एंड दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी जो प्योर सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर था, ठीक है, और अब जो हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया उसका वेपर प्रेशर है, तो सॉल्यूट वाला जो आपका जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर कम होगा इन कंपेरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट, वही चीज कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, and in the solution the surface has both what, solute and solvent molecule, therefore the fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced, इसलिए आपका जो सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गए वो स्केप कर जाएंगे सरफेस से, और इससे क्या हो जाएगा, द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दोनों केस दिखाए गए हैं आपको, एक प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूशन का। आप देख सकते हो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस वाले सॉल्यूशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो, राउल्ट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, अगर देखें राउल्ट लॉ क्या है कि फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ईच वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। समझ में आया, इजी है, ठीक है। अब मान लो कोई हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाय 1 एंड द सॉल्यूट बाय 2। भाई सॉल्यूशन है तो एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट को हम 1 से और सॉल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं। अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल आपके वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे, और वही आपको कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, वेपर प्रेशर में, ठीक है। तो सपोज दैट लेट P1 लेट P1 विद द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मान लिया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 है, और X1 क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन होगा, है ना, और P1 नॉट क्या होगा, वो उसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ इज व्हाट, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X1, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे आप, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा, ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट यानी P1 नॉट। तो P1 इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। यहाँ पे जो क्या है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये इक्वल होगा वेपर फेज पे, ठीक है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज P1 नॉट। यहाँ पे आप प्लॉट देख सकते हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में दिखा, ये भी पूरा का पूरा क्या है, आपका लीनियर है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और वेपर प्रेशर के बारे में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, किसके बेसिस पे बच्चों, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम लिक्विड सॉल्यूशन को ब्रॉडली 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या होता है, ये इजी है, ठीक है बच्चों, और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। चलो, द सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एक लंबे यानी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस के थ्रू राउल्स लॉ को ओबे करें, ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट और दूसरा है द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, और आपको बताऊं ये दोनों ही चीजें इसमें जीरो होती हैं। यस, आइडियल सॉल्यूशन के लिए द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। दोनों चीजें यहाँ पे जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है ना, यानी जो आपकी मिक्सिंग की एंथैल्पी जीरो है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों देखो ये है कि नो हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन द कंपोनेंट्स आर मिक्स, यानी जब इन कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो कोई भी हीट ना तो इवॉल्व होगी ना ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इवन द वॉल्यूम जो होगा ना सॉल्यूशन का, वो भी क्या होगा, इट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंपोनेंट्स। समझ में आया, इजी है। ठीक है, एंड यू नो अगर मॉलिकुलर लेवल की बात करें तो एट मॉलिकुलर लेवल जो आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशंस है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब मान लो प्योर कंपोनेंट की बात करें तो इन प्योर कंपोनेंट जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है वो आपका किस टाइप का होता है, ए एंड बी टाइप का। ठीक है, जबकि वेयर एज इन द बाइनरी सॉल्यूशन इन एडिशन टू दीज टू इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन में अगर और चीज़ें ऐड करते हैं तो ए बी टाइप का भी इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इफ द इंटरमॉलिकुलर जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ए और बी के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है अगर नियरली इनके इक्वल भी होता है ए बी टाइप का आपका इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इससे क्या होता है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और तभी आपका आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और आपको बताऊं जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होता है ये बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर होता है ना। बट कुछ सॉल्यूशन है जो नियरली क्या है, आइडियल है बिहेवियर में, जैसे सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है, इनका सॉल्यूशन। दूसरा ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स। बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो सेम उसका जस्ट ऑपोजिट है, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे राउल्स लॉ को ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे कर रहे थे एंटायर रेंज में वो क्या होंगे, आइडियल। जो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। और इसी के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। और आपको पता है बच्चों जो वेपर प्रेशर होता है ऐसे सॉल्यूशन का, ये तो या तो बहुत ज़्यादा होता है या क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इफ़ इट इज़ हायर, अगर वो ज़्यादा होगा देन सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, है ना। अगर आपका वेपर प्रेशर बहुत हायर होगा देन सॉल्यूशन एग्जिबिट द पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वो कम होगा देन इट एग्जिबिट द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ठीक है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों ये जो डेविएशन का जो कारण है बेसिकली ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट द मॉलिकुलर लेवल, क्या इंटरेक्शन हो रहा है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, है ना, अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें राउल्स लॉ से, तो क्या होता है, जो ए बी इंटरेक्शन होता है दे आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी, यानी जो ए बी इंटरेक्शन है दे आर वीकर देन दोज ऑफ व्हाट, ए एंड बी टाइप। दैट इज इन दिस केस the intermolecular attractive forces between the solute and solvent molecule are weaker than those between the solute या solvent molecule। समझ में आ रहा है, ए या बी टाइप क्या है, ए टाइप का मतलब होता है या तो solute होगा या solvent होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो solvent molecules के बीच में जो intermolecular force of attraction होता है वो weaker होता है in comparison to the solute and solvent molecule, है ना। इसका मतलब क्या, दिस मीन दैट इन सच सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी
विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप दैट इन द प्योर स्टेट। इसका मतलब ये है कि ऐसे सॉल्यूशन में जो आपके ए और या बी के मॉलिक्यूल हैं वो ईजिली क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे इन कंपेरिजन टू योर प्योर स्टेट। इससे क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है? देखो, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं दो कंपोनेंट है, यहाँ पे दिखाया गया है। ए वाले में क्या गया है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से, ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये बी वाले में देखो नीचे से जा रहा है, यानी यहाँ पे वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है ना। ए वाले में देखो सब सारे के सारे, चाहे P1 हो, P2 हो या P टोटल हो, ये सब जो आपको यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन बी वाले में यहाँ पे आप देखो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो अभी मैंने बताया रीजन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। जैसे पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इथेनॉल और एसीटोन इसी तरीके से बिहेव करें, इनका मिक्सचर, ठीक है। प्योर इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, और जब हम इसमें एसीटोन ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं दे गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल, एंड उससे क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ इंटरैक्शन द सॉल्यूशन शो व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाला यानी ए वाला आपका ग्राफ था। Now in a solution formed by adding carbon disulfide to acetone, the dipolar interaction between the solute solvent molecule are weaker. अब क्या होगा कि अगर हम उस एसीटोन में अगर कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर दें तो इससे क्या होगा, जो डाइपोलर इंटरेक्शन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो वीक हो जाएगा, देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट, है ना। एंड ये सॉल्यूशन भी क्या दिखाएगा आपको, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, क्योंकि वीकर हो रहा है, जब भी बॉन्ड वीकर होगा पॉजिटिव सॉल्यूशन दिखाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं नेगेटिव डेविएशंस की, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ ए बी। यहाँ उल्टा है उसका, समझ में आ रहा है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ए और बी में वो वीकर होते हैं इन कंपेरिजन टू द ए बी। इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और आपका यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलिन, है ना। जो एनिलिन और फिनॉल का मिक्सचर है, इसमें क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनॉलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलिन, वो स्ट्रॉन्गर होती है इन कंपेरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल। पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ क्या है, आपको क्रॉस बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, किसके किसके बीच में, यहाँ पे आपको जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फिनॉलिक प्रोटॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलिन के बीच में स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, है ना। दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर हो गए इन कंपेरिजन टू द सेम मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे क्या होगा, इस जैसे अब इससे एक और एग्जांपल देते हैं, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, है ना। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये भी क्या करेगा, ऐसे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है जिसमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल होते हैं दे आर एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एसीटोन मॉलिक्यूल, इस तरीके से, ठीक। ये देखो, ये द क्लोरोफॉर्म है, ये आपका एसीटोन है, ठीक, CH3 एंड CH3COCH3, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इस मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने की टेंडेंसी होती है वो घट जाती है ना। इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको पता है कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं कि ऑन मिक्सिंग दे फॉर्म द एजियोट्रॉप्स, है ना, विच आर द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनका जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं ये ऐसे आपके बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनका जो कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में वो सेम होता है ना। एंड ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल करते हैं। इन सच केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल, और ऐसे केसेस में इन दोनों मिक्सचर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग भी नहीं कर सकते इनके कंपोनेंट्स। तो आप बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स कॉल्ड,
इट इज कॉल्ड द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहली बात तो आपको एजियोट्रॉप समझ में आया क्या होता है। ये ऐसे बाइनरी मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिनका लिक्विड और वेपर फेज में सेम कॉम्पोजिशन होता है और ये सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करते हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। तो देखते हैं क्या होते हैं ये बच्चों। ऐसे सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, है ना। द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन। यानी सीधा सा यहाँ पे फंडा है बच्चों कि अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, ठीक है। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर, ठीक है, ये हम जब फर्मेंटेशन करते हैं शुगर का तो आपको ये मिलता है। तो ये इथेनॉल वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये क्या देता है, इट गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है। और एक बार जब इस कॉम्पोजिशन, ये क्या होता है, वंस दिस कॉम्पोजिशन नोन एज एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। तो इस टाइप का जो लिक्विड एंड वेपर होता है इसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है और कोई इसमें सेपरेशन अकर नहीं हो पाता है। अब देखो दूसरा है द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, वो होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर का कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इस टाइप के एजियोट्रॉप का, है ना। और ये इस टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 68% नाइट्रिक एसिड का कॉम्पोजिशन और 32% बाय वाटर का कॉम्पोजिशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बच्चों ये हो गए हमारे एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन कर लेना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे हम मोलर मास का डिटर्मिनेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जितना कराया है इसको अच्छे से थॉरली रिवाइज करो, कंसेप्ट्स को समझो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।